नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उदारवाद से संबंधित जो है दो वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, उदारवाद का जो भी प्रश्न थे हम लोग इसमें 2 वीडियो देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है अभी पिछली वीडियोस को, तो आई बटन में आपको जो है ये मिल जाएगा। तो उदारवाद का व्याख्यात्मक जो है, जो पुराने वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनका हल हमने पीछे किया हुआ है। और भी शुरुआत से मतलब राज्य के बारे में और उत्पत्ति के बारे में सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है हम लोगों ने पीछे रिवाइज़ किया है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं उदारवाद का तीसरा भाग। ये आपका टीजीटी, पीजीटी, अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी भविष्य में, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें पुराने वर्षों के पेपर जो भी हुए थे, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि यूजीसी नेट आदि के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो देखेंगे, शुरुआत किया जाएगा आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखते हैं, शुरू करेंगे। उदारवाद किसका हित चाहता है? प्रश्न है, उदारवाद किसका हित चाहता है? ऑप्शन में है अभिजात वर्ग, धनवानों का, निर्धनों का या सबका। तो दोस्तों, उदारवाद जो है आपका धनवानों का हित चाहता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदारवाद के प्रणेता लॉक, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक प्रश्न बनता है। उदारवाद के प्रणेता कौन है? व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को मानते हैं। देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से ही बनता है कि जो है लॉक प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार किसको मानते हैं? तो संपत्ति को। चूँकि वो कितने अधिकार देते हैं? 3 अधिकार, जिसमें से एक अधिकार क्या होता है? संपत्ति का अधिकार। आगे है, लॉक प्रारंभिक उदारवादी विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति से धनवानों का हित होता है, क्योंकि लॉक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर लोग आपस में सहमति से क्या करते हैं? सरकार का चुनाव करते हैं या सरकार को बनाते हैं या संप्रभु को चुनते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन इसी प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद लोक व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, या उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, उदारवाद मिश्रण है किसका? लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। ठीक है, तो उदारवाद का जो केंद्रीय विषय होता है वो व्यक्तिवाद, व्यक्तिक होता है। ठीक है ना, यानी कि व्यक्तिवाद होता है। देखिएगा, इसको थोड़ा सा इसकी व्याख्या समझ लेंगे। उदारवाद को लोकतांत्रिक व व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, उदारवाद में व्यक्ति की व्यक्तिकता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारवाद शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार करता है, जो संवैधानिक व सीमित सरकार के द्वारा शासन करती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा, संवैधानिक व सीमित सरकार के द्वारा शासन करती है। ठीक है, यहाँ सभी क्वेश्चन बन सकता है। कोयर्नर एक जो है विचारक हैं, वो कहते हैं कि उदारवाद की शुरुआत और अंत दोनों व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक मानवाधिकार एवं व्यक्तित्व मानवीय खुशी से होता है। यानी कि सबके केंद्र में क्या है? व्यक्ति या व्यक्तिक या निजी। ठीक है, इसी प्रकार से 36वां प्रश्न होगा, इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ रहा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता के मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो दोस्तों, जो आधुनिक उदारवाद है यानी कि सकारात्मक उदारवाद की बात कर रहा है। आधुनिक उदारवाद का मतलब क्या? सकारात्मक उदारवाद। तो वहाँ पर राज्य के आर्थिक नियोजन की बात, ये चीज़ विशेषता नहीं है। ठीक है, आर्थिक नियोजन आपका नकारात्मक उदारवाद या उदारवाद में होता है, चुना जाता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग होती है नकारात्मक उदारवाद की बात में होता है। तो देखिएगा, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता के मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल आदि आधुनिक विचार उदारवादी राज्य की विशेषता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता निम्नलिखित है: व्यक्तिक अस्तित्व को पहचान, व्यक्तिक तार्किकता में विश्वास, स्वतंत्रता को प्रमुखता, राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य, संवैधानिक एवं सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन, सेकुलरिज्म में विश्वास, बहुलवादी समाज। ठीक है, ये राज्य के आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। 37वां प्रश्न देखिएगा, आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य पूछ रहा है।
श्रमिक वर्ग के हित की रक्षा करना, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना, मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना, समाज के सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। तो दोस्तों आधुनिक उदारवाद का मतलब वही सकारात्मक उदारवाद की बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, सभी के वर्गों के हितों की रक्षा करने, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आधुनिक उदारवाद अर्थात सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। आधुनिक उदारवाद राज्य के अहस्तक्षेप सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के सकारात्मक भूमिका का महत्व वे प्रकाश डालता है। ठीक है, यानी कि पहले वो राज्य को केवल सीमित अधिकार देता है, अब क्या है कि जो उसके हस्तक्षेपवादी नीति है उसको खंडन करता है, मतलब उसको रोकता है, और अब राज्य के सकारात्मक भूमिका के महत्व पर बल देता है। उदारवाद अपने आप को समय समय पर बदलता रहता है, ये जानना महत्वपूर्ण है। J.S. मिल, T.H. ग्रीन, H. जेलास्की, R.J. टॉनी तथा L.T. हॉफहॉफ इस अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक हैं, मतलब कि सकारात्मक उदारवाद के। ठीक है, अगला देखिएगा, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, यह स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है, यह विश्व के सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विश्व के सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है आधुनिक उदारवाद। ठीक है, और पारंपरिक उदारवाद से इसलिए भिन्न है वो, क्योंकि सभी के शोषण की बात करता है। पहले क्या आर्थिकी की बात होती थी, वहाँ पर आर्थिक आधार पर बात होती थी। जो पारंपरिक उदारवाद है वो केवल आर्थिक आधार पर ही व्यक्तियों की रक्षा करने की बात करता है या उनका संवर्धन करने की बात करता है। देखिएगा, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से इस बात में भिन्न है कि यह विश्व के सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन कह रहा है कि उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। कारण दिया है, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है दिया है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, ए सही आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा कि उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, बिल्कुल सही है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी बल देता है, बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या भी ये करता है बिल्कुल सही से, क्यों? क्योंकि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, इसलिए क्या करता है कि राज्य के कार्यों को क्षेत्र को सीमित कर देता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लेंगे फटाक से। उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस अवधारणा की यह मान्यता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। राज्य की भूमिका केवल प्रहरी राज की है, इंपॉर्टेंट है। वह सबसे अच्छी सरकार है जो कम से कम शासन करे। ठीक है, ये बात कोई बोलता है तो उसका नाम बताइएगा। हालांकि सकारात्मक उदारवाद नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सक्रियता का समर्थक है, परंतु यहाँ पर राष्ट्रीय उदारवाद को ही प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की इस प्रकार की भूमिका का निहितार्थ व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, अर्थात दोनों जो है ऊपर सही है और दोनों ही उसका वो कारण सही बताता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन जिसने राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी राज, पंथ निरपेक्ष राज, समाजवादी राज या कल्याणकारी राज। तो दोस्तों लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन जो इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें कल्याणकारी राज की बात की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। देखिएगा इसमें थोड़ा सा इसकी व्याख्या तो समझेंगे। दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेवरिज प्रतिवेदन, लॉर्ड विलियम बेवरिज रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के माध्यम से 5 महाबुराइयों, ठीक है ना, कितनी 5 महाबुराइयों को अंत करने के लिए राज्य के द्वारा कदम उठाने को कहा गया है। ये 5 बुराइयां बेरोजगारी, बीमारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रय, ठीक है, का अभाव है, आश्रय का अभाव है। यह रिपोर्ट सरकार से नागरिकों को पर्याप्त आय, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त आवास तथा पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करती है। ठीक है, बेवरिज रिपोर्ट की बात हो रही है। अगला देखेंगे, 41वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक अवयव है।
तो दोस्तों कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है क्या कि राज्य क्या है, तो राज्य एक माध्यम है सभी के कल्याण के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिएगा इसकी थोड़ी सी व्याख्या। कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका प्रमुख फल लोगों को अनिवार्य स्वतंत्रताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम बेबरिज ने एटली, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय इंग्लैंड के लेबर पार्टी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी, आश्रयाभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखिए कई बार पूछता है। 42वां क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। गैलब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स या रूजवेल्ट। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि गैलब्रेथ। व्याख्या देखिएगा इसकी, तो समकालीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, इंपॉर्टेंट है, जो कि 1971 प्रकाशित हुई, अंतर्गत यह तर्क दिया कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। गैलब्रेथ ने अपनी प्रसिद्ध कृति द इन्फ्लुएंट सोसाइटी के अंतर्गत निजी सुसंपन्नता, प्राइवेट एफिलिएशन और सार्वजनिक दरिद्रता के सह अस्तित्व की बात की है, ठीक है। देखिएगा अब ये सब पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, तो एस.एन. आइंस्टाइन, एडवर्ड सील्स या रुडोल्फ या डेविड एप्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एस.एन. आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिएगा इसका थोड़ा सा, M.N. आइंस्टाइन ने आधुनिकीकरण की विशेषताएं मानी है, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। थोड़ा सा ये पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आधुनिकीकरण की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा हुआ था, तो ये टफ क्वेश्चंस में उसे माना जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा 44वां प्रश्न, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है, श्रेणी समाजवाद की, समाजवाद की या सकारात्मक उदारवाद की या नकारात्मक उदारवाद की। तो हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता हो जाएगी यहाँ पर, नकारात्मक उदारवाद की। तो ऑप्शन यहाँ पर डी टिक हो जाएगा सॉरी। व्याख्या देखिएगा, हस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित अवधारणा है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक विचारक जॉन लॉक, एडम स्मिथ व रिकार्डो हैं। कौन कौन, लॉक, एडम स्मिथ व रिकार्डो हैं। इनके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यक्ति के कौन से अधिकारों में विश्वास रखता है, प्राकृतिक अधिकारों में, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार से, 45वां क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है किसका, साम्यवाद और आदर्शवाद का, समाजवाद साम्यवाद का, उदारवाद समाजवाद का, व्यक्तिवाद और फासीवाद का। दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य जो है संश्लेषण है या बनकर मिलकर बना हुआ है उदारवाद और समाजवाद का, ठीक है। देखिएगा इसकी व्याख्या, ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक होगा। वैसे देखिएगा, कल्याणकारी राज्य में उदारवाद से स्वतंत्रता, ठीक है, तथा समाजवाद से कल्याण का विचार ग्रहण करके दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया गया है कि यह पुलिस राज्य और संपूर्ण राज्य दोनों का अद्भुत मिश्रण जैसा दिखाई देता है। एक और यह लोगों के विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय आदि की अनिवार्य स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूति प्रदान करता है, जबकि दूसरी ओर यह निर्धनता, अज्ञानता, व्याधि, भूख, आश्रय भाव जैसी सामाजिक आर्थिक बुराइयों को समाप्त करने की नीति अपनाता है, ठीक है। 46वां प्रश्न देखेंगे आज का, किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। अच्छा क्वेश्चन है। G.D.H. कॉल, H.J. लास्की, अब्राहम T.W. कैंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
T.W. केंट जो है क्या कहते हैं कि वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। कौन सा राज्य? कल्याणकारी राज्य। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 47वां, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था, पूछ रहा है। तो लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, J.S. मिल। तो दोस्तों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के फेबियनवादी समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, उनका विश्वास था लोकतांत्रिक समाजवाद में था, तब वे कल्याणकारी राज्य में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, अच्छा है, देखिएगा इसको। अन्य तथ्यों को देखेंगे तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। T.W. केंट के अनुसार लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवा की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 48वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो ऑप्शन में है लॉक, हॉबमैन, कांट या रूसो। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हॉबमैन। ठीक है, तो हॉबमैन क्या कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद तो दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक क्या है? समझौता है। अगला देखिएगा 49वां क्वेश्चन होगा, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का, उदारवाद और समाजवाद का। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगी। ये उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। अभी एक क्वेश्चन आपने ऊपर किया हुआ है, व्याख्या देख लेंगे। उदारवाद और समाजवाद दोनों संकल्पनाओं का समावेश कल्याणकारी राज्य में पाया जाता है। उदारवाद की भांति इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, साथ ही राज्य की भूमिका को समाज के कमजोर एवं शोषित वर्ग के लिए सकारात्मक पहल के रूप में विशेषित किया जाता है। 50वां क्वेश्चन है आज का, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है समाजवाद साम्यवाद, उदारवाद समाजवाद, व्यक्तिवाद फांसीवाद, साम्यवाद और आदर्शवाद। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदारवाद और समाजवाद का जो है मिश्रण है। उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है किसका? फिर से देखिएगा, उदारवाद समाजवाद, समाजवाद साम्यवाद, साम्यवाद आदर्शवाद, व्यक्तिवाद आदर्शवाद। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदारवाद तथा समाजवाद। 52वां क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, अब्राहम का, लास्की का या कांट का? तो दोस्तों ये जो है आपका इनमें से किसी का नहीं है। ठीक है, ये केंट का है। ठीक, तो ये कथन किसका है? केंट का है। ठीक है ना, केंट का। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी। कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित शब्द बन गया है। आज प्रत्येक राज्य को अपने कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए T.W. केंट ने कहा है, कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद के निर्णायक विजय हो गई है, आतंकवाद की निर्णायक विजय होगी, उदारवाद के प्रति आतंकवाद परिवर्तित हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा, पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। ठीक है, इसका थोड़ी सी व्याख्या देखिएगा। पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, जिसमें पश्चिमी उदारवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच संघर्ष चल रहा था, के बाद फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपने पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में यह विचार व्यक्त किया कि अब पश्चिमी उदारवाद का निर्णायक विजय हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था उदारवाद के प्रश्न से, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली ही ऐसी एक वीडियो में एक विचारधारा के साथ फिर से उपस्थित होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अन्य वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ से जो है वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।